आपने अपने सियासी कैरियर का आगाज़ कब किया? पंजाब असम्बली की सुबह और अपने गांव की सुबह में क्या फ़र्क? आपने अपने सियासी कैरियर में कितनी दफ़ा इलेक्शन लड़ा और कितनी दफ़ा आज़ाद लड़ा और कितनी दफ़ा टिकट पा? सियासतदानों में से किस सियासतदान को ज़्यादा लाइक करते हैं और लाइक करने की वजह क्या है? सरदार साहब 2018 में इलेक्शन से पहले आपने तरीके इंसाफ बाकायदा शमूलियत का ऐलान किया, लेकिन टिकट ना मिलने की वजह से इलेक्शन से पहले ही आपने मुस्लिम लीग नून ज्वाइन करने में अंदिया भी दे दिया, लेकिन इलेक्शन आज़ाद लड़ा। क्या आपका अपना नज़रिया है या आप नज़रिया? शहबाज ने वकास हसन मोकल को टिकट ओके किया, मगर शहबाज शरीफ ने वो जो टिकट था वो कैंसिल करके हसन रज़ा को दे दिए। सारी बातें मीडिया की मान भी नहीं लेनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त मियां अहमद। आज ईद का दिन है और तमाम देखने वाले नाजरीन को मेरी टीम की जानब से और मेरी जानब से ईद मुबारक। आज हम एक ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद हैं जिनके वालिद मोहतरम ने सियासत में अपना लोहा मनवाया और हुकूमत में रहकर उन्होंने अपना एक ऐसा नाम पैदा किया कि उनका आज भी नाम ज़िंदा है। और उनके बेटे और उनके फर्जंद वकास हसन मोकल साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम आपका बेहद मशकूर हैं, आपने हमारे लिए चैनल के लिए टाइम निकाला और आपकी जो मुस्कुराहट है ये जो बहुत लोगों को पसंद है और लोग ये जानना भी चाहते हैं ये जो आपकी मुस्कुराहट है इसका राज क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जी मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ और आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आज ईद के पुरमसरत दिन आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपके साथ बैठ के अपने दिल की बात करूँ। और आपके पहले सवाल का जवाब कि मेरी मुस्कुराहट का राज क्या है, तो मैं ये समझता हूँ कि जी इसके अंदर राज नहीं है, इसके अंदर खलूस है। क्या बात! और ये वो प्यार है जो अंदर से है, सो इसलिए ये जेन्युइन मुस्कुराहट है। आपने अपने सियासी कैरियर का आगाज़ कब किया? मैंने जी अपने सियासी कैरियर का आगाज़ बाज़ाब्ता तौर पे 2011 में किया। उससे पहले मैं मुलाज़मत करता था और मेरे वालिद सरदार हसन अख्तर मोकल की वफ़ात के बाद बतौर मैं, क्योंकि सबसे बड़ा था सब भाइयों में, तो ये ज़िम्मेदारी मेरे पे तमाम मेरे बड़ों बुज़ुर्गों ने डाली। तो मैंने 2011 में अपना मुलाज़मत से इस्तीफ़ा दिया और मैंने बाकायदा अपनी अमली सियासत का आगाज़ किया। पंजाब असम्बली की सुबह और अपने गांव की सुबह में क्या फ़र्क है? अपने गांव की सुबह ज़्यादा अच्छी है। पंजाब असम्बली की सुबह मुश्किल इसलिए है कि वो एक ज़िम्मेदारी है, तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि दिन और सूरज तो हर जगह पे पूरी दुनिया में इकट्ठा ही चढ़ता है, लेकिन एक फ़रागत की सुबह होती है और एक ज़िम्मेदारी की सुबह होती है। आप मुलाजमत भी करते रहे हैं, तो ये आपके वालिद मोहतरम और शुरू से आप बेसिकली सरदार टाइप आदमी हैं, तो लोग तो बातें तो करते होंगे, सरदार आदमी होकर मुलाजमत करते हैं। मेरा जी इसके अंदर अपना ओपिनियन ये है कि जी सरदार का होना या सरदार अपने नाम के साथ लगाना भी एक ज़िम्मेदारी है और ये वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसके अंदर आप ज़िम्मेदार हैं अपने इलाके के लोगों की बेहतरी के लिए, उनकी फ़लाह के लिए, उनकी हर तकलीफ़ और हर मुसीबत और हर परेशानी में उनका साथ देने के लिए। इस कॉन्टेक्स्ट में कि जी मेरे नाम के साथ ये है, तो मैं इसको यही समझता हूँ कि जी ये बड़ाई नहीं है, ये बल्कि एक ज़िम्मेदारी है जो मेरे सर पे है और जो मेरे वालिद और उनके वालिद मेरे नुक्ता नज़र से बहुत अच्छी तरह निभा गए। और अब मेरे पे ये ज़िम्मेदारी है कि जी मैं भी उनका नाम और इस नाम को और इस लक़ब को बेहतर कर सकूँ। सरदार साहब आपके वालिद मोहतरम 6 दफ़ा नाक़ाबिल शिकस्त MPA रहे और सूबाई असम्बली में भी रहे, सूबाई वज़ीर भी काफ़ी दफ़ा रहे, और उनके ऐसे कौन से टारगेट थे जो आज उनके इलाके में नहीं हो सके और वहाँ आज भी शिकवा करती है? मैं ये समझता हूँ कि जी आपकी बात के अंदर या आपके सवाल के अंदर ही आपका जवाब है। सरदार हसन अख्तर मोकल पंजाब की तारीख़ में बहुत कम MPAs में से थे जो मुसलसल जीतते रहे, और मैं आपकी इसमें एक नॉलेज में इजाफ़ा भी करूँगा कि एक ऐसा इलेक्शन भी था जब सरदार साहब को दिल का मसला था और उनका बाईपास का ऑपरेशन हुआ, और इलेक्शंस में सरदार हसन अख्तर मोकल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज ही नहीं हुए
और ना सिर्फ कि वो इलेक्शन उन्होंने कॉन्टेस्ट किया, बल्कि वो इलेक्शन उनकी गैर मौजूदगी में उनके भाइयों और उनके दोस्तों और उनके साथियों ने जितवाया। और अगली बात, मैं ये समझता हूँ कि जी सरदार हसन अख्तर मोकल की कामयाबी का राज ये था कि उसने कभी किसी इंसान को, बेशक वो गरीब है, बेशक वो अमीर है, बेशक वो मज़लूम है, बेशक वो जाबर है, उसके अंदर तफरीक नहीं रखी। उसने हमेशा गरीब का साथ दिया है, उसने हमेशा मज़लूम का साथ दिया है। उसने आज तक किसी से 1 रुपये लेने की रवादारी नहीं दिखाई। ना सिर्फ नहीं दिखाई, बल्कि अगर उनको ये भी पता लगा कि किसी सरकारी मुलाजिम ने पैसे लिए हैं तो ना सिर्फ कि वो वापस दिलवाए, बल्कि इस बात को इंश्योर किया कि वो सरकारी मुलाजिम इस हलके में आइंदा पैर ना रखे। और इस प्यार और इस खलूस की वजह से सरदार हसन अख्तर मोकल को इस इलाके की अवाम ने मुसलसल 6 दफ़ा कामयाबी दी। आपने अपने सियासी कैरियर में कितनी दफ़ा इलेक्शन लड़ा और कितनी दफ़ा आज़ाद लड़ा और कितनी दफ़ा टिकट पर लड़ा? मैंने अभी तक 2 इलेक्शन लड़े हैं। 2013 में मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की टिकट से इलेक्शन लड़ा था, और अल्लाह ताला की ज़ात और इन तमाम बुज़ुर्गों और भाइयों जो सरदार हसन अख्तर मोकल के साथी थे, जो भाई थे, जो इसके बाजू थे, उन्होंने ये इलेक्शन मुझे जितवाया। उसके बाद 2018 में मैंने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा, तो 2 ही टोटल हुए अभी तक, एक जीता हूँ, एक हारा हूँ। जब आप पहला इलेक्शन जीते हैं तो ऐसे कौन से काम थे जो आप नहीं कर सके और दूसरी दफ़ा आपको नाकामी का सामना करना पड़ा? मैं आपको वैसे ऑनेस्टली बताऊं जी, मेरे ख्याल में उस दफ़ा के इलेक्शन की हार जीत को मैं किसी एक चीज़ के ऊपर नहीं कर सकता, लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि हमारे मुल्क की सियासत बुनियादी तौर पे हुकूमत और अपोजिशन के 2 पलड़ों में होती है। अगर आप हुकूमत में हैं तो आपका काम, आपकी एफ़र्ट और आपका ओवरऑल जो परसेप्शन है वो डिफरेंट होती है। 2013 के इलेक्शन में जब मैं इलेक्शन जीता तो उस वक़्त मैं अपोजिशन में था, और अपोजिशन में होने की वजह से तमाम तरक्याती फ़ंड जो कि आम तौर पे हर MPA को मिलने चाहिए या एटलीस्ट उनकी एक्सेस होनी चाहिए, वो मेरे तक नहीं थी, जिसकी वजह से मैं ये समझता हूँ कि उन 5 सालों में लोगों की उन उम्मीदों पे मैं पूरा नहीं उतर सका जो तरक्याती कामों के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। और मैं आपको बताऊँ जी, हमारा हल्का एक क्योंकि देहाती हल्का है, इसलिए यहाँ के मसाइल, सोलिंग, नालियाँ, सैनिटेशन, स्कूल, हस्पताल वो हैं जो कि वक्त के साथ साथ बेहतर होने चाहिए, लेकिन क्योंकि उन 5 सालों में ये गैप आ चुका था तो मैं ये समझता हूँ कि जी ये भी एक फैक्टर था। उसके अलावा मैं ये समझता हूँ जी, देखें कि मैं इसके ऊपर ज़िम्मेदार अपने आप को ही ठहराऊँगा, क्योंकि अगर मैं इसकी ज़िम्मेदारी अपने सर पे लूँगा तो मैं आने वाले वक्त में अपने आप को बेहतर करूँगा। सियासतदानों में से किस सियासतदान को ज़्यादा लाइक करते हैं और लाइक करने की वजह क्या है? मेरे ख्याल में जी सियासतदान, हर सियासतदान अपने अपने पर्सपेक्टिव या अपने अपने ओपिनियन में आवाम की बेहतरी को ही मद्देनज़र रखता है। मेरे नुक्ता नज़र ने जी, अगर आप ये कहें कि इस सारे कॉन्टेक्स्ट में, हिस्ट्री में कौन सा सियासतदान मेरे नुक्ता नज़र से मेरा रोल मॉडल हो सकता है, तो मैं उसके अंदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नाम ज़रूर लूँगा, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जी उस शख्स ने आम आवाम को इतना मुतासर किया और उनको इतना उसने उनके अंदर शऊर पैदा लाया कि आम आवाम ने ये समझ लिया कि बेहतरी किस तरह से है और जमहूरियत क्या है, और जमहूरियत के असरात से एक आम आवाम और एक आम शहरी कैसे अपनी ज़िंदगी बेहतर कर सकता है। सरदार साहब, आप ज़िली सदर हैं मुस्लिम लीग काफ के, क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं आपकी? जी बतौर ज़िली सदर सबसे ज़्यादा बड़ी जो ज़िम्मेदारी है वो तो यही है कि जी मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग का तंजीम की कॉन्टेक्स्ट में पूरे ज़िले कसूर के अंदर तंजीम साजी करूँ। उसके अंदर हमारी ज़िली बॉडी है, हमारी तहसील की बॉडी है, और ऑल द वे यूसी लेवल और इवन वार्ड लेवल तक भी हमारे पास पूरा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। और बेसिक हमारा बतौर सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ज़िम्मेदारी ये है कि हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग के मुजाहिद, उनके वर्कर तैयार करें जो कि हर इस लेवल के ऊपर अपनी पार्टी के मंशूर को लोगों तक पहुँचाएँ।
1933 में तमीर करदा इमारत के बारे में कुछ बताएं। असल में जी बुनियादी तौर पे मोकल गांव यहाँ से चंद किलोमीटर आगे पाकिस्तान और इंडिया की बॉर्डर लाइन पे था। उस वक्त दरिया सतलुज हमारे उस वक्त पास से बहुत गुज़रता है, तो उस वक्त वहाँ पे सैलाब आ गया। उस सैलाब की वजह से तमाम मोकल के मकीनों को नकल मकानी करके वहाँ से यहाँ आना पड़ा। वो गांव भी हमारी एंसेस्ट्रियल ज़मीन पे था, और ये वाली जिस जगह पे इस वक्त ये गांव है ये भी हमारे आबाओ अजदाद की ज़मीन थी। सो उस वक्त क्योंकि यहाँ पे पानी नहीं था तो इसलिए हम यहाँ आके सेटल हुए। ये हवेली बुनियादी तौर पे एक सिख था जिसकी तामीर करदा थी। मेरे दादा ने उस वक्त उनसे ये ज़मीन 45 रुपए में ख़रीदी, और उसके बाद उन्होंने इसके अंदर फिर आगे ऊपर की मंजिल तामीर की और एक्सटेंशंस की। लेकिन बुनियादी तौर पे ये हवेली उस नकल मकानी की वजह से हमारे पास आई। बचपन से लेकर जॉब तक आप बाहर ऑक्सफोर्ड कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते रहे, फिर अचानक गांव में आए और लोगों में इतनी इज्जत और लोगों में इतना घुल मिल जाना, ये क्या राज है? मैं आपको बताऊं जी, इंसान को कभी भी अपनी मट्टी से बेवफाई नहीं करनी चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि जी मैंने यही अपनी ज़िंदगी में पैदा होने से लेकर आज तक यही देखा है कि ये मेरा असल घर है। यहाँ के रहने वाले मेरे अज़ीज़ हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे भाई हैं, और जो प्यार, जो मोहब्बत, जो सुकून इस जगह पे है और जो खलूस यहाँ पे है वो कहीं पे और नहीं हो सकता। और इस वजह से जो आप बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर मेरे वालिद साहब ने आज तक किसी के साथ तफरीक नहीं की कि इसके कपड़े मैले हैं तो मैंने इसके साथ हाथ नहीं मिलाना, इसकी जूती टूटी है तो मैंने इसको अपने पास नहीं बैठाना, अगर उन्होंने नहीं किया तो मैं तो उनकी औलाद हूँ। मेरे पे तो शायद 4 गुना ज़्यादा इज़्ज़त ये देनी बनती है, क्योंकि मैं हर उस इंसान को इस नज़र से देखता हूँ कि ये मेरे वालिद का साथी था। रवायती सियासतदान किसे कहते हैं? रिवायती सियासतदान मेरे ख्याल में जी हमारे जैसे लोगों को ही कहते होंगे, क्योंकि रिवायती सियासत बड़ा जी एक कॉम्प्लेक्स सा लफ्ज़ है। रिवायती सियासत लड़ाई कश्ती की भी है, रिवायती सियासत प्यार मोहब्बत की भी है, क्योंकि सियासतदान को हर रंग में अपने आप को ढालना पड़ता है। किसी को उसको साथ बड़ा बन के सख्ती भी करनी पड़ती है, किसी को उसके साथ बड़ा बन के प्यार मोहब्बत भी करना पड़ता है, क्योंकि सियासत बेसिकली है ही कॉम्प्रोमाइज़, जिसका मतलब ये है कि आपने ये ज़िम्मेदारी लोगों की बेहतरी और उनकी अच्छाई के लिए इस्तेमाल करनी है, ना कि अपनी बेहतरी के लिए और अपनी बड़ाई के लिए। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जी इज़्ज़त ज़िल्लत अल्लाह ताला के हाथ में है। आप नेक नीति से इस चीज़ को और ज़िम्मेदारी को निभाओ कि एक वक्त ज़रूर आएगा जब अल्लाह ताला की ज़ात आपसे इस ज़िम्मेदारी पर सवाल करेगी। सरदार साहब, 2018 में इलेक्शन से पहले आपने तरीके इंसाफ बाकायदा शमूलियत का ऐलान किया, लेकिन टिकट ना मिलने की वजह से इलेक्शन से पहले ही आपने मुस्लिम लीग नून ज्वाइन करने में अंदिया भी दे दिया, लेकिन इलेक्शन आज़ाद लड़ा। क्या आपका अपना नज़रिया या आप नज़रियाती नहीं है? मैं आप जी अब इस पर ज़रूर ये कहूँगा कि देखें, जहाँ तक नज़रियाती वाली बात है, मेरा नज़रिया पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम, पंजाब और पंजाब की आवाम, या मेरे इलाके और मेरे इलाके की आवाम की फलाही है। ये मेरा नज़रिया है। हाँ, पार्टियाँ बिल्कुल मैटर करती हैं, ये भी बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि उस वक़्त मैंने बिल्कुल ऑफिशियली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन की। पार्टी के टिकट ना मिलना वो एक डिफरेंट बहस है। जहाँ तक रहेगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ज्वाइन करने की बात, वो जी ना मैंने एफ़र्ट की, ना मेरा ख़्याल था और ना मेरी सोच थी। मेरा सोच और जहन यही थी कि मैं तहरीक इंसाफ की टिकट से अगर मुझे टिकट मिलेगी तो मैं इलेक्शन लड़ूंगा, और अगर नहीं मिलेगी तो मैं आज़ाद इलेक्शन लड़ूंगा। मैंने तहरीक इंसाफ की टिकट के लिए अप्लाई किया, मुझे नहीं मिली, आज़ाद हैसियत से मैंने इलेक्शन लड़ा। सोशल मीडिया पर उस न्यूज़ में एक पट्टी चादरी हुआ करती थी कि हमजा शहबाज ने वकास हसन मोकल को टिकट मौके किया, मगर शहबाज शरीफ ने वो जो टिकट था वो कैंसिल करके हसन रज़ा को दे दिए। सारी बातें मीडिया की मान भी नहीं लेनी चाहिए। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, उन्होंने बिल्कुल ऑफ़र ज़रूर किया था
कि जी आप हमारे साथ मिलें और आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग को ज्वाइन करें। मैंने उनसे ये माजरत की थी जी कि मैं ज़हनी तौर पे जब एक फ़ैसला कर चुका हूँ और अपने अकेले का मेरे फ़ैसला नहीं है, मेरे सारे इलाके मेरे साथी दोस्तियों की राय है। मेरा पहला फ़ैसला जिस पे उन्होंने आमादगी ज़ाहिर की वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ज्वाइन करने की थी। अगर हमें वहाँ से टिकट नहीं मिला तो अब हम प्रेफर ये करेंगे कि हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नहीं ज्वाइन करेंगे और हम आज़ाद ही इलेक्शन लड़ेंगे। सियासतदानों में से इमरान खान के नज़रियात को कैसे देखते हैं आप? मैं ये समझता हूँ जी कि इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान ने पाकिस्तान की सियासत के अंदर इतने थोड़े वक्त में अपने आप को लीडर मनवा लिया है और ये मैं ये समझता हूँ जी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इमरान खान साहब की सियासत से हर किसी को इख्तलाफ हो सकता है, हर किसी के जहन में आ सकती है, लेकिन ज़ाती तौर पे मैं ये समझता हूँ कि जी इमरान खान की जो फ़िलासफ़ी है या इमरान खान की जो बात है, जो उसका बयानिया है, उसके अंदर वज़न है और वो बात मैं बिल्कुल 100% तस्लीम करता हूँ कि बिल्कुल 2022 आ गया है, दुनिया चाँद पे चली गई है। हमें वक्त के साथ अपने आप को रखना चाहिए। हम 1822 में नहीं रह सकते, 1922 में नहीं रह सकते और 2022 के अंदर हमें ग़ुलामी से निकलना होगा। हमें अपने फ़ैसले बतौर अवाम खुद करने होंगे। हमें सोशल मीडिया ने इतना शऊर दे दिया है कि हमारे पास इस वक्त हर चीज़ की इंफॉर्मेशन है। मेरे आपके पास क्या होगी जी? जो लोग इस वक्त शाम को भैंसों को पट्टे काट रहे हैं, उनके पास शायद मेरे और आपसे ज़्यादा पॉलिटिकल ओपिनियन हो। सो जब इस तरह की इंफॉर्मेशन, जब इस तरह का शऊर हो तो उसका इस्तेमाल भी ठीक होना चाहिए और फ़ैसले अवाम को करने चाहिए और अवाम के फ़ैसलों का शऊर इमरान खान ने उजागर किया है। आजकल आप अपने हलके में कितना टाइम दे रहे हैं? मेरी तो जी ऑनेस्टली पूरी कोशिश है कि मैं जितना वक्त अपने हलके में दे सकूं मुझे देना चाहिए, क्योंकि देखें आखिरी साल है, हालात इस वक्त जिस तसलसल से चल रहे हैं शायद कल ही असम्बलियाँ टूट जाएं, शायद महीने में टूट जाएं और अगर ये तसलसल चलता रहे और अपना टेन्योर पूरा हो तो 1 साल और 1 महीना मेरे ख्याल में शायद रह गया है। सो उस कॉन्टेक्स्ट में इलेक्शन ईयर मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपना सारा वक्त अपने हलके में गुजारूं। लोग तो ये भी कहते हैं सियासतदान जब इलेक्शन होते हैं तब हलके में नज़र आते हैं, इलेक्शनों के बाद हलके में नज़र ही नहीं आते। मेरे ख्याल में जी हर किसी का अपना अपना ओपिनियन होता है इसमें, लेकिन जो अच्छा सियासतदान है, जो इस कमिटमेंट को कमिटमेंट समझता है, जो ये समझता है कि मेरे लिए मेरे हलके की आवाम सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है, वो कभी अपना हलका छोड़ के नहीं जाता। लेकिन देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत सारी ऐसी ज़िम्मेदारियां हैं जो हलके में नहीं हो सकती हैं, क्योंकि देखें अगर अवाम, मेरे हलके की आवाम की जो मसाइल हैं वो जब तक मैं असम्बली या जब तक मैं उस फोरम तक नहीं पहुंचाऊंगा जहां से इसके फ़ैसले आने हैं, तो तब तक इस पे कोई अमल दरामद नहीं होगा। और वो जिस तरह जी मिसाल है कि जदों तक बच्चा रोवे ना माँ भी 2 दिन में आंदी। सो ये बात बिल्कुल ठीक है कि बतौर सियासतदान, बतौर नुमाइंदा आपको एक अच्छा बैलेंस मेंटेन करना चाहिए। आप हलके में भी वक्त दें, लेकिन हलके के मसाइल को हल कराने के लिए अगर आपको इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, जहाँ मर्ज़ी जाना पड़े आपको जाना चाहिए, क्योंकि इस वजह से उन इलाके के अवाम के लोगों ने आपको नुमाइंदगी दी है कि हमारी बात आप अगलों तक पहुँचाएँ। आप एक गांव से तल्लक रखते हैं, गांव में आकर पंजाबी बोलते हैं या उर्दू में बातें करते हैं? पंजाबी जी, पंजाबी, जैसा देश वैसा भेस। और बेसिकली जी हमारी मादरी ज़बान तो पंजाबी है। आप क्योंकि चाहेंगे तो मैं यही वाला इंटरव्यू पंजाबी में दूंगा और मैं शायद ज़्यादा फ़ख्र महसूस करूँ। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड स्कूल से पढ़े हैं, पंजाबी बोलने में कुछ दुश्वारी तो होती होगी? मेरे ख्याल में जी पंजाबी मैंने पहले सीखी है, उर्दू मैंने शायद बाद में सीखी हो, और उसके बाद फिर शायद अंग्रेज़ी। जो सियासतदान होते हैं अपने हलके से जब मुंतखब होते हैं, अपने हलके को यूनिवर्सिटी, स्कूल और हाई स्कूल देते हैं, तो आपने, आपके वालिद मोहतरम ने कोई ऐसा काम किया हो जो आज भी लोग याद करते हों? मैं आपको बताऊं जी, देखें ये बात है कि उस दौर के अंदर सियासी तौर पे बहुत गैर मुस्तहकम सिचुएशन थी। जो भी हुकूमत आती थी वो 16 महीने, 18 महीने, बेनज़ीर की गवर्नमेंट 18 महीने रही, फिर नवाज़ शरीफ साहब की 22 महीने रही। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जी इस जगह पे उनका टेन्योर ऑलमोस्ट 30 साल है
और मैं ये समझता हूँ कि जी इस पूरे हलके के अंदर जितने बेसिक हेल्थ यूनिट्स, जितने RHCs, जितने स्कूल, हाई स्कूल, प्राइमरी स्कूल उस दौर में बने हैं, सोलंग सड़कें, वो मैं समझता हूँ कि जी उनमें से मेजॉरिटी का सेहरा सरदार हसन के सर पे जाता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जी ये तसलसल चलता रहना चाहिए। ये बिल्कुल बात ठीक है कि उस वक्त शायद हमारे इन देहाती इलाकों में शरह ख़वानगी इतना ज़्यादा नहीं था कि यूनिवर्सिटी या कॉलेज की ज़रूरत महसूस की जाती हो। अब बिल्कुल बात ठीक है कि अब वो दौर है कि अगर यहाँ पे कॉलेजेस हैं तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी भी होनी चाहिए। यहाँ पे अगर और रूरल हेल्थ सेंटर है तो यहाँ पे तहसील हेडक्वार्टर का भी हॉस्पिटल होना चाहिए, यहाँ पे दिल का हॉस्पिटल भी होना चाहिए, यहाँ पे बाकी मर्ज़ों का हस्पताल भी होना चाहिए। क्योंकि माशाल्लाह मैं ये समझता हूँ जी कि देखें हमारे हलके की तकरीबन सूबाई हलके की 4 लाख के करीब की आबादी है। अब 4 लाख की आबादी के लिए ये सारी चीज़ें जितनी भी हों मैं समझता हूँ कम है। जब इलेक्शन करीब आते हैं हल्का बंदी काफ़ी तब्दील कर दी जाती है, इस हिसाब से आपको काफ़ी मुश्किलात होती होंगी। बात आपकी ठीक है जी, ज़ाहिरी बात है एक सियासतदान का कंफर्ट लेवल होता है। अब बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि जो हमारा पिछला इलेक्शन था उसके अंदर हमारे हलके के अंदर काफ़ी चेंजेस लाई गई। अब जो नई हल्का बंदी बनी है उसमें बहुत सारे हलके जो पहले आए थे वो वापस चले गए हैं और इलाहाबाद उसके अंदर जो मेरे इस हलके का सबसे बड़ा शहर है वो पिछले इलेक्शन में इसमें मौजूद नहीं था, लेकिन इस दफ़ा वो वापस आ गया है। और बल्कि मैं तो जी इलाहाबाद वालों को खुशामदीद कहूँगा क्योंकि मेरे वालिद साहब ने जी अपनी सारी ज़िंदगी के इलेक्शन का बेसिस जो है वो उस बड़े शहर के सर पे ही किया है। और दूसरी बात, ये बात आपकी ठीक है जी, इससे अवाम में बड़ी डिस्टर्बेंस आती है। और क्योंकि पिछले 5 सालों में जी मुझे जो अवामी राब्ते के अंदर ये चीज़ आई है वो यही थी कि जी लोग इस बात पे श्योर ही नहीं थे कि जी हमने इस हल्के में रहना है या हमने उस हल्के में रहना है। और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा सियासी लवारसी भी आ गई क्योंकि जिधर से चले गए थे उनके मुताबिक था कि जी चलो मगरे थे, और जिधर चले गए थे उनको पता था कि इन्होंने रहना ही नहीं है। सो इन्होंने जब जाना ही वापस है तो इनके ऊपर इतनी अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपना एफ़र्ट इन्वेस्ट करने की ज़रूरत क्या है। सो मैं ये समझता हूँ कि जी हाँ इस तरह की डिस्टर्बेंसेस कम होनी चाहिए ताकि हर किसी को पता हो, अवाम को भी पता हो कि जी हमने किस नुमाइंदे की तरफ देखना है, नुमाइंदे को भी पता हो कि भाई ये मेरा हल्का है जिसके ऊपर मैंने अपना फुल फोकस करना है। इतनी सियासी पार्टियाँ हैं, किस पार्टी का इलेक्शन लेना मुनासिब समझेंगे? मैं तो जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से पिछला इलेक्शन लड़ा है। मेरी ख्वाहिश और मेरी सोच अगला इलेक्शन भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से लड़ने का है। और अगर आप मेरे से उसकी जी वजह पूछेंगे तो मैं आपको ये वजह भी बताने में बिल्कुल और नहीं समझूंगा क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जी चौधरी साहिबान का ख़ानदान इंसान को इज़्ज़त देता है और मेरे नुक्ता नज़र से जी इंसान जो कुछ भी करता है वो अपनी इज़्ज़त के लिए करता है। जो काफ लीग में दरारें पड़ी हैं उस पर क्या कहेंगे? किस घर में जी दरार नहीं पड़ती, लेकिन मेरे ख्याल में जी जब घर के बड़े ज़हनी तौर पे एक तरफ हों तो बच्चों की छोटी मोटी इस दरारों को अच्छे तरीके से हैंडल किया जा सकता है। और वैसे मैं आपको भाई इस पर ज़रूर ओपिनियन दूंगा जी कि ये जो सब कुछ इस वक्त आपके सामने नज़र आ रहा है ये सियासी हो सकता है और आपको पता है जी सियासत में हर चीज़ जायज़ है। सो मैं ये इसको एज अ दरार नहीं समझूंगा, मैं इसको शायद एज अ सियासी मोहरा समझूंगा। अगर आप इक़्तिदार में जाते हैं तो अपने इलाके के लिए क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे? मैं आपको ये बताऊं जी कि अगर मैं इस ज़िम्मेदारी पे पहुंचूं जो कि इस हल्के की आवाम अगर ये मुझे देगी तो मेरे लिए सबसे बड़ी जो प्रायोरिटी होगी वो जी तालीम होगी। उसके बाद मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा बड़ी प्रायोरिटी होगी जी वो रोज़गार होगा और उसके बाद हर चीज़ अपनी अपनी जगह पे जी इम्पॉर्टेंट है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जी इस वक्त हमारी आबादी का मेजर जो शेयर है वो आप जैसे नौजवानों का है और नौजवान के लिए सबसे बड़ी चीज़ उसका मुस्तकबिल है। अगर वो अच्छी तालीम हासिल कर सके, अच्छा रोज़गार हासिल कर सके, वो अपने वालिदैन को भी सपोर्ट कर सकता है, अपने बहन भाइयों को भी सपोर्ट कर सकता है। और मुझे फ़ख्र होगा अगर मेरे इलाके के लोग अच्छी तालीम हासिल करके CSS करें, आला मकाम पे जाके मुलाजमत करें, जज बने, इंडस्ट्रियलिस्ट बने, क्योंकि वो फ़ख्र मेरा फ़ख्र होगा
कि मेरे हलके के नौजवानों ने अपने आप को मनवाया है। आखिर में नौजवानों को क्या मैसेज देना चाहो? मैं ये चाहूँगा कि जी आने वाले वक्त में और इस वक्त भी बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी इस मुल्क की बेहतरी और फलाह की नौजवानों के सर पे है। शायद ये ना होती, लेकिन अब क्योंकि ज़िम्मेदारी पड़ गई है तो इसलिए मैं नौजवानों को यही पैगाम दूंगा कि हम सबको शाना बशाना खड़े होके अपना मुस्तकबिल बेहतर करना है। अपने मुस्तकबिल को बेहतर जब हम करेंगे तो हम आने वाले वक्त में ज़्यादा बेहतर तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकेंगे, ज़्यादा बेहतर तरीके से हम इस मुल्क की बेहतरी और तरक्की में अपना हिस्सा डाल सकेंगे। अक्सर सियासतदानों को जब पब्लिक कॉल करती है तो वो कॉल उठाना गवारा नहीं करते, आपको जब भी कॉल करते हैं आप कॉल उठा लेते हैं, इसका राज क्या है? यार इसमें कोई राज वाली बात नहीं, मैं ये समझता हूँ ये तो सबसे सहूलत वाली बात है कि मैं किसी के साथ राब्ते में हूँ फ़ोन के ऊपर, बजाय इसके कि मैं उसको तकलीफ़ दूँ कि भाई वो मुझे ढूंढता कहाँ से चले कहाँ तक आए। अगर मैं उसकी फ़ोन पे 5-10 मिनट की बात पे उसकी दाद रसी कर सकता हूँ तो मेरे ख़्याल में ये मैं उसके साथ भी नेकी कर रहा हूँ और अपने साथ भी नेकी कर रहा हूँ। और दूसरी बात देखें जी, मैंने तो आपको पहले ये बताया, ये मेरी ज़िम्मेदारी में शामिल है। अगर मैं किसी जगह पे भी मुलाजमत करता होता और सुबह 9 बजे पहुंचना मेरा उस SOP का हिस्सा है तो मैंने पहुंचना है, तो सियासतदान के लिए अवाम के साथ राब्ता में रहना उसके SOPs में शामिल है। सो अगर मैं अपने SOP से पीछे हट जाऊंगा तो इसका मतलब है मैं अपनी दी हुई ज़िम्मेदारी से मुनरफ हो रहा हूँ। आज ईद के दिन के हवाले से देखने वाले नाज़रीन को क्या मैसेज देंगे? अल्लाह ताला जी हमारी इबादतें कबूल करे, अल्लाह ताला हमारा आने वाला साल और हमारी कुर्बानियाँ कबूल करे और हमें तौफ़ीक अता फ़रमाए कि हम आने वाले वक्त में अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा कर सकें। जी नाज़रीन, जिस तरह के आपने साबका MP वकास हसन मोकल साहब के तासरात जाने, उनका कहना है कि इंशाअल्लाह जब मैं इक़्तिदार में गया तो अपने हलके के लिए कुछ ऐसा करूँगा कि मेरे हलके के लिए आने वाली नस्ल सुधर सके। अपने मेज़बान मियां अहमद को दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह बहुत जल्द हाज़िर होंगे एक नई वीडियो के साथ।